नमस्कार दोस्तों। बीजिंग के बड़े बड़े रणनीतिकार सालों से अपनी सी पैक को एशिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर बता करके दुनिया में ढिंडोरा पीटते रहे थे। उधर पड़ोस में बैठा बांग्लादेश भी इसी गुमान में जी रहा था कि नई दिल्ली के पास अपने ही पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए उसकी जमीनों के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा है। लेकिन अब जो मास्टर स्ट्रोक चला गया है उसने पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया है। ड्रैगन के रणनीतिकारों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि तीन देश मिलकर के चुपचाप एक ऐसा अंडर कवर प्रोजेक्ट धरातल पर उतार देंगे जो अगले अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट को सीधा मिट्टी में मिला देगा। ढाका और इस्लामाबाद में तो इस खबर के बाद में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये बाजी रातों रात पलट कैसे गई। आखिर वो कौन सा 1360 किलोमीटर लंबा महाहाईवे है जो एक ही झटके में 4 से ज्यादा देशों को सीधा जोड़ने जा रहा है, जो पूरे खेल को पलटने की ताकत रखता है। और म्यांमार के राष्ट्रपति अपने पहले ही विदेशी दौरे पर सीधे भारत लैंड करके ऐसा कौन सा बड़ा समझौता कर चुके हैं जिसने सीधे बीजिंग की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक सड़क के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के आर्थिक कूटनीतिक संतुलन को बदलने की एक बहुत बड़ी योजना है। जिस प्रोजेक्ट ने चाइना और पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी है उसका नाम है IMT हाईवे, यानी इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। दोस्तों, यह सिर्फ डामर और कंक्रीट से बनने वाली कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रणनीतिक हथियार है जो सीधे तौर पर आसियान कंट्रीज के विशाल बाजारों को भारत के कदमों के अंदर लाकर के खड़ा कर देगा। भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला IMT हाईवे, यानी कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, लंबे वक्त से भारत की पूर्वी कनेक्टिविटी की सबसे अहम परियोजनाओं में गिना जाता है। ये राजमार्ग मणिपुर के मोरेह से शुरू होकर के म्यांमार के तामू, कालेवा, मांडेल और मायावाड़ी के रास्ते थाईलैंड के माए शोर तक जाता है। आगे चलकर इसे कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक बढ़ाने की योजना भी इस समय चल रही है। और दोस्तों, यही कारण है कि ये योजना सिर्फ 3 देशों की सड़क नहीं है, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति का सबसे जमीनी हकीकत मानी जा रही है। अब दोस्तों, इसे नक्शे पर बनी लाइन मान करके मत चलिए, इस रास्ते की असलियत को समझिए। दोस्तों, यहां पर एक तगड़ा भूगोल छुपा हुआ है। भारत का पूर्वोत्तर इलाका लंबे वक्त से सकरी सिलीगुड़ी पट्टी पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा है और यही हिस्सा है जो पूरे पूर्वोत्तर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, यानी कि रास्ता कम, दबाव ज्यादा, विकल्प सीमित और जोखिम बहुत बड़ा। और यही वो कमजोरी थी जिसे लेकर के ढाका में भी आत्मविश्वास था और बीजिंग में भी गणना चलती रहती थी। लेकिन जैसे ही म्यांमार के रास्ते भारत से थाईलैंड तक एक भरोसेमंद सड़क नेटवर्क मजबूत होता गया, खेल सिर्फ सड़क का नहीं रहता है दोस्तों, खेल विकल्पों का हो जाता है। और जियोपॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल वही होता है जिसके पास में ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। और यहीं से इस कहानी की असली रोमांचक शुरुआत होती है, क्योंकि चाइना ने अपने सीपैक को इस तरह से पेश किया जैसे वही एशिया का भविष्य निर्धारित करने वाला है। उसने पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर तक पहुंचने का एक सपना दिखाया। लेकिन दोस्तों, भारत ने पूरब की तरफ देखा और समझा कि अगर पश्चिम में कोई कॉरिडोर दुनिया भर में चर्चा बटोर सकता है तो पूरब में भारत के पास में उससे भी बड़ा अवसर मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत का मॉडल दबाव पर नहीं, साझेदारी पर टिका हुआ है। सड़क किसी पर थोप कर नहीं बनाई जा रही, बल्कि साझा हिस्सों के आधार पर बनाई जा रही है। यही वह फर्क है जो इस पूरी परियोजना को खास बनाता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की जड़ बहुत पुरानी है। भारत ने पूर्व की तरफ संपर्क बढ़ाने का विचार कोई कल से नहीं किया है। यह सोच 2 दशक से ज्यादा पुरानी है और 2000 के दशक की शुरुआत से ही इस दिशा में औपचारिक पहल शुरू हो चुकी थी। यानी ये कोई अचानक उठा विचार नहीं है, बल्कि लंबे वक्त से पकती हुई रणनीति है। और दोस्तों, यही वजह है कि जब आज ये परियोजना तेजी के साथ में आगे बढ़ती दिखती है तो उसका असर कई गुना ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि दुनिया समझ रही है कि भारत किसी एक दिन में नहीं बल्कि लगातार तैयारी करने में भरोसा रखता है और इसीलिए यहाँ से यहाँ पहुंचा है। लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। परियोजना शुरू होने के बाद भी काम उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाया। सबसे बड़ी वजह बनी म्यांमार की स्थिति।
दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा था कि म्यांमार की स्थितियों के कारण ही एशियाई राजमार्ग पर काम रुक गया था और आगे बढ़ाने के लिए व्यापारिक समाधान इसके ऊपर ढूंढने होंगे। यानी कि दिक्कत कागज पर नहीं थी, जमीन के ऊपर थी। सड़क बनानी थी, लेकिन जिस जमीन के ऊपर बनानी थी वो बिल्कुल अस्थिर हो गई थी। यही वह मोड़ था जहां कई लोगों को लगा कि यह सपना फाइलों के अंदर दफन हो जाएगा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। दोस्तों, म्यांमार के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, उसने इस परियोजना की रफ्तार को सीधा प्रभावित किया। खासतौर पर कालेवा यागी जैसे हिस्से और पुलों का काम बार बार अटकता रहा, क्योंकि पहाड़ी इलाका, खराब मौसम, सीमित प्रशासनिक नियंत्रण और जमीन पर स्थिति बिल्कुल खराब। ये सब दोस्तों एक साथ सामने आ रहे थे। कागज पर बनी समय सीमा बिखर जाती थी, और जब बुलडोजर आगे बढ़े और सामने पहाड़, बारिश, टूटे ढांचे और अनिश्चित माहौल एक साथ खड़े दिखाई दिए, लिहाजा दोस्तों देरी हुई और ये लंबी हुई। लेकिन दोस्तों, ये देरी हार नहीं थी, ये केवल एक ठहराव था। अब यहाँ एक बहुत अहम मोड़ आता है। लंबे वक्त तक अटकी रही ये परियोजना अचानक से फिर से चर्चाओं में क्यों आई है? क्योंकि हाल ही के वर्षों में ये साफ दिखने लग गया कि भारत इस परियोजना को छोड़ने वाला नहीं है। लिहाजा जब म्यांमार की टॉप लीडरशिप का भारत दौरा महत्वपूर्ण बना, तो उसके केंद्र में कनेक्टिविटी का सवाल भी रहा। ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये संकेत था कि दोनों पक्ष समझ रहे हैं कि ये सड़क सिर्फ सड़क नहीं, आने वाले समय का ढांचा है। और जब ढांचा बनता है, तभी व्यापार, प्रभाव, संपर्क और रणनीतिक संतुलन बनता है। दोस्तों, जो ताजा स्थिति है वो ये बताती है कि इस परियोजना का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। ये आंकड़ा मामूली नहीं है। इसका मतलब है कि कहानी अब शुरुआती वादों में नहीं, बल्कि अधूरी मगर ठोस संरचना के साथ में पहुंच चुकी है। अब चुनौती ये नहीं कि परियोजना शुरू होगी या नहीं, चुनौती ये है कि बाकी बचा काम किस गति से पूरा होगा, किन बाधाओं को हटाया जाएगा और इसे चलाने के लिए संस्थागत ढांचा कितनी तेजी के साथ में खड़ा किया जाएगा। यही वह जगह है जहां आने वाले 2-3 साल सबसे निर्णायक होने वाले हैं। दोस्तों, अब जरा भारत के पूर्वोत्तर की तरफ देखिए। दोस्तों, ये इलाका केवल सीमा नहीं है, ये भारत का पूर्वी दरवाजा है। दोस्तों, लंबे वक्त तक यहाँ की चर्चा सुरक्षा, दूरी, कठिन भूगोल और सीमित कनेक्टिविटी के संदर्भ में होती रही है। लेकिन जैसे जैसे नई सड़कें, रेल लाइंस, सीमा पार व्यापार केंद्र और निवेश योजनाएं सामने आने जा रही हैं, तस्वीर यहां बदलने लग गई है। 2025 में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य भी पूर्वोत्तर के राज्यों में इन्वेस्टमेंट, बुनियादी ढांचे, पर्यटन और व्यापार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना था। यानी सरकार अब ये संदेश दे रही है कि पूर्वोत्तर सिर्फ सीमा पर मौजूद हिस्सा नहीं है, बल्कि आर्थिक विस्तार का अगला मोर्चा है। इसी बदलती तस्वीर को जमीन पर भी देखा जा सकता है। मिजोरम को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बेराबी सिराज रेल लाइन का उद्घाटन और पूर्वोत्तर के लिए बड़ी बुनियादी ढांचा निवेशकों का भी आगे बढ़ना इस बात का संकेत है कि कनेक्टिविटी अब भाषण का नहीं है, काम का विषय बन चुकी है। मणिपुर में भी कई परियोजनाओं का काम बहुत तेजी के साथ में हो रहा है। अब सोचिए, जब रेल, सड़क, सीमा, व्यापार और बंदरगाह एक ही बड़े ढांचे से जुड़ने लगे, तो असर कितना बड़ा होगा। और यही बात है जो इस हाईवे को साधारण परियोजना से उठा करके राष्ट्रीय प्राथमिकता के स्तर पर ले जाती है। दोस्तों, मोरे है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा किरदार है। आज बहुत से लोग इसे सिर्फ सीमा के कस्बे के रूप में जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में यही जगह एक बड़े व्यापारिक गेटवे के रूप में बदल सकती है। मोरे है के पार तामू और फिर कालेवा, फिर मांडेल और उसके आगे मयावाड़ी होते हुए थाईलैंड के मायसोट तक जाने वाला ये मार्ग सिर्फ ट्रकों की आवाजाही का रास्ता नहीं है। दोस्तों, ये भारत के माल, सेवाओं, कारोबारियों, पर्यटकों और कारोबारी सपनों के लिए नई दिशा है। अभी तक जो दूरी मानसिक रूप से बहुत बड़ी लगती थी, वो सड़क के जरिए छोटी लगने लगती है, और जैसे ही ये दूरी घटती है, अवसर बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, इसे बहुत ही सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि मणिपुर का कोई कारोबारी प्रोसेस्ड फूड, हैंडलूम्स, बैम्बो प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक गुड्स लेकर के आता है, तैयार करता है। आज उसे बड़े विदेशी बाजारों तक पहुंचने के लिए कई स्तर की ढुलाई, कई तरह की कागजी बाधाएं और लंबा मार्ग झेलना पड़ता है। लेकिन अगर सड़क मार्ग संपर्क मजबूत होता है और सीमा पार परिवहन व्यवस्था सुचारू बनती है, तो वही कारोबारी थाईलैंड और आगे दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजारों तक तेजी से पहुंच सकता है। यही बात मिजोरम, नागालैंड, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिए भी लागू होती है।
छोटे उद्योग तब तक छोटे दिखते हैं जब तक कि उनके सामने सीमित बाजार होते हैं। बाजार खुलते ही वही उद्योग बड़ी ताकत बन जाता है। और यहीं से ही दोस्तों बांग्लादेश की चिंता शुरू होती है। बात यह नहीं कि बांग्लादेश अचानक महत्वहीन हो जाएगा, बात यह है कि भारत का उसके ऊपर निर्भर रहना कम हो सकता है और दोनों बातों में बहुत फर्क है। जियोपॉलिटिक्स में किसी देश का महत्व तभी ज्यादा रहता है जब सामने वाले के पास में ऑप्शंस कम हो। बांग्लादेश को लंबे वक्त तक ये भरोसा था कि भारत के पूर्वोत्तर तक पहुंच और समुद्री रास्तों की सुविधा में उसकी भूमिका बहुत भारी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे म्यांमार रूट मजबूत होगा, भारत की बातचीत की स्थिति भी मजबूत होगी। अब यह मजबूरी वाली बातचीत नहीं, विकल्प वाली बातचीत होगी और विकल्प ही रणनीतिक ताकत का सबसे पहला नाम है। इस मोड़ पर चाइना का बेचैन होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसने म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों देशों में बुनियादी ढांचे के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। पाकिस्तान में सीपैक, म्यांमार में पोर्ट और रोड लिंक, बांग्लादेश के अंदर निवेश, ये सब दोस्तों एक बड़े क्षेत्रीय असर का हिस्सा था। लेकिन भारत अगर अपने पूर्वोत्तर को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ देता है तो चाइना का वो एक तरफा दबदबा कमजोर पड़ जाएगा। अब दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर कनेक्टिविटी का खेल सिर्फ बीजिंग के हाथों में नहीं रहेगा, नई दिल्ली भी मजबूत दावेदार बनकर के सामने होगी और यही पूरी कहानी का अहम हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हलचल पैदा करता है। दोस्तों, अब सीपैक और IMT हाईवे के फर्क को समझना बेहद जरूरी है। सीपैक को चाइना ने बहुत ही बड़े दायरे में पेश किया, लेकिन उसकी राह में आर्थिक बोझ, स्थानीय असंतोष, धीमी प्रगति और सुरक्षा लागत जैसी कई चुनौतियां जुड़ी रही। दूसरी तरफ IMT हाईवे की ताकत यह है कि यह भारत को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों से जोड़ने वाला एक व्यावहारिक भूमार्ग बन गया है। दोस्तों, ये किसी एक देश की प्रभुता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि 3 देशों की कनेक्टिविटी की संरचना है। भारत इस परियोजना को साझा लाभ, सड़क संपर्क, व्यापार और पूर्वोत्तर के विकास के साथ में जोड़ करके आगे बढ़ाता है और यही कारण है कि इसकी रणनीतिक भाषा अलग है और इसका प्रभाव भी अलग हो सकता है। लेकिन सड़क बन जाने भर से सब कुछ नहीं होने वाला, असली खेल उसके बाद में स्टार्ट होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरी ताकत तब मिलेगी जब भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में मोटर वाहन व्यवस्था व्यवहारिक रूप से लागू होगी। इससे जुड़ा एक अहम पहलू है IMT मोटर वाहन समझौता, जिसकी जरूरत इसलिए है ताकि माल और यात्री वाहनों की आवाजाही सीमा पर बार बार अटकाए या धीमी ना पड़ जाए। अगर ये तंत्र सुचारू रूप से बनता है तो सड़क की असली कीमत सामने आ जाएगी, वरना पक्की सड़क होगी पर आवाजाही आधी अधूरी रहेगी। यानी डामर बिछाना पहला कदम है, नियमों का तालमेल दूसरा, और दोनों देशों का ही आपस में तालमेल इसे सफलता देगा। दोस्तों, इस मामले के अंदर यूरोप का उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां सड़क ही नहीं, नियम भी जुड़े हुए होते हैं। सीमाओं के बावजूद मूवमेंट आसान है। दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर भारत उसी तरह की सहजता चाहता है, भले ही उसका मॉडल अलग क्यों ना हो। अगर भारत से चला एक ट्रक मोरेह से होकर के म्यांमार पार करके थाईलैंड तक बिना अनावश्यक देरी किए पहुंचता है, तभी व्यापार लागत सच में कम होगी, तभी समय बचेगा, तभी छोटे कारोबारियों को फायदा होगा और तभी ये कहा जा सकेगा कि सड़क ने नक्शा ही नहीं, कारोबार का ढंग भी बदल दिया है। अब दोस्तों, एक और बड़े पहलू पर आइए, वो है आसियान। भारत और आसियान के बीच में व्यापारिक रिश्ते लंबे वक्त से महत्वपूर्ण रहे हैं और माल व्यापार समझौते की समीक्षा भी जारी रहती है। और इसका मतलब यह है कि सड़क संपर्क और व्यापारिक ढांचे पर काम एक साथ चल रहा है। सड़क अकेली काफी नहीं होती है, समझौता अकेला काफी नहीं होता है, लेकिन जब दोनों साथ में चलते हैं तब असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि IMT हाईवे को सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मान लेना गलती होगा। ये व्यापार नीति, क्षेत्रीय संपर्क, सीमा प्रबंधन और आर्थिक विस्तार सबको एक साथ जोड़ने वाला ढांचा है। दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार भारत के लिए केवल सामान बेचने की जगह नहीं है, वो आपूर्ति श्रृंखलाओं, निवेश, पर्यटन, शिक्षा, सेवा और विनिर्माण सहयोग के नए अवसर पैदा कर भी रहा है। थाईलैंड जैसे देश भारत के साथ में बेहतर सड़क संपर्क को अपने लिए अवसर मानते हैं, क्योंकि इससे उनका पश्चिम की दिशा में बाजार संपर्क मजबूत होता है। यानी ये रास्ता एक तरफा नहीं है, भारत को वहां पहुंचने का मौका मिलेगा और वहां के देशों को भारत के विशाल बाजार तक तेजी से पहुंच मिलेगी। और यही साझेदारी इस प्रोजेक्ट की सबसे मजबूत कड़ी है। अब दोस्तों, जरा उस हिस्से पर भी आते हैं जहां बात सिर्फ सड़क की नहीं, रणनीति की है। दोस्तों, भारत लंबे वक्त से लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की ओर बढ़ने की बात करता है। फर्क बहुत साफ है।
लुक का मतलब होता है देखना, एक्ट का मतलब होता है काम करना। आईएमटी हाईवे इस बदलाव का जमीनी प्रमाण है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ पूर्व की तरफ रुचि नहीं दिखा रहा है, बल्कि पूर्व की तरफ रास्ते बना रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सड़क, रेल, पोर्ट और डिजिटल लिंक यही असली भाषा है। बयान बाद में आते हैं, ढांचा पहले असर दिखाता है। अब दोस्तों जरा कालेवा यागी के हिस्से की अहमियत को भी समझिए। ये मार्ग लंबे वक्त से उस खंड के रूप में जाना जाता है जहां से प्रगति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रही है। कारण सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं रहा, पहाड़ी भूभाग, बारिश, नदियां, पुल, सुरक्षा चिंता, प्रशासनिक समन्वय सब एक साथ सामने आए। और यही कारण है कि जो लोग इस प्रोजेक्ट को सतही तौर पे देखते हैं उन्हें देरी केवल लापरवाही लगती है। लेकिन जमीन पर सड़क बनाना, खास करके ऐसे इलाके में जहां सिर्फ मशीन भेज पाने का काम नहीं होता, वहां हर किलोमीटर मेहनत मांगता है और हर पुल समय मांगता है। और फिर भी 70% तक पहुंच जाना अपने आप में बड़ी प्रोग्रेस है। दोस्तों इस पूरे इलाके में मौसम भी बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। पहाड़ी रास्तों पर बरसात का मौसम काम की गति को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। मिट्टी खिसकती है, ढलान टूटते हैं, सामग्री पहुंचाना कठिन हो जाता है। ऐसे में जो काम समतल मैदानों के अंदर महीनों के अंदर हो जाता है, वही दोस्तों पहाड़ी इलाकों में ये समय ज्यादा खा लेता है। लिहाजा इस परियोजना को देख करके जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। असली सवाल यही है कि क्या भारत ने धैर्य बनाए रखा है? तो जवाब है हाँ। क्या परियोजना जिंदा रही? तो वो जवाब है हाँ। और क्या अब फिर से नई गति मिलेगी? तो यही जवाब है हाँ। और यही इस कहानी की असली ताकत है। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज है जिसे समझना बेहद जरूरी है, और वो है सितवे पोर्ट और कलादान कनेक्टिविटी की। भारत म्यांमार में केवल एक सड़क पर दाव नहीं खेल रहा है, सितवे पोर्ट और कलादान मल्टी मॉडल ढांचा भी पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने के लिए देखा जाता है, क्योंकि ये समुद्र, नदी और सड़क को एक साथ जोड़ने की सोच का हिस्सा है। यही वो रणनीतिक परत है जो भारत को सिर्फ एक रास्ते का कैदी नहीं रहने देना चाहती है। अगर एक दिशा में बाधा आती है तो दूसरी दिशा विकल्प बनती है। और यही कारण है दोस्तों कि आईएमटी हाईवे और कलादान दोनों मिलकर के एक बहुत बड़े पूर्वी नेटवर्क का रूप लेते हैं। ये नेटवर्क जितना मजबूत होगा, भारत उतना कम दबाव में रहेगा। यही वजह है कि इस परियोजना का असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं होगा, इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बड़ा होगा। पूर्वोत्तर के लोगों के लिए संदेश जाएगा कि वो देश के किनारे पर खड़े हुए आखिरी लोग नहीं हैं, बल्कि एशियाई संपर्क के पहले लोग हैं। ये फर्क छोटा नहीं है। पहचान बदलती है तो निवेश का नजरिया बदलता है, नजरिया बदलता है तो उद्योग आते हैं, उद्योग आते हैं तो नौकरियां बनती हैं, और नौकरियां बनती हैं तो क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक दिशा भी बदल जाती है। दोस्तों मोरे, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, इन सभी इलाकों के लिए ये हाईवे एक नई भूमिका लिख सकता है। अभी तक इन्हें अंतिम छोर की तरह देखा गया है, लेकिन ये परियोजना इन्हें कनेक्टिविटी कॉरिडोर के रूप में ला सकती है। गोदाम, लॉजिस्टिक पार्क्स, ट्रांसपोर्ट हब, छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स, सीमा पार व्यापार मंडियां, होटल, सर्विस सेक्टर, ट्रैकिंग नेटवर्क्स, ये सब तभी तेजी पकड़ते हैं जब कोई बड़ा मार्ग भरोसेमंद रूप से खुलता है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं विस्तार की, जिसका असर और दूर तक जा सकता है। इस मार्ग को आगे कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक बढ़ाने का विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत की सड़क पहुंच दक्षिण पूर्व एशिया और भीतर तक जा रही है। और अगर ये विस्तार आगे बढ़ता है तो भारत की स्थिति सिर्फ सीमा वाले देश की नहीं बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टर की बन जाएगी। और यह संभावना है जो चाइना के लिए सबसे ज्यादा असहज करने वाली पोजीशन है, क्योंकि तब दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर संपर्क का सबसे बड़ा वैकल्पिक मार्ग उभर करके ये उभर सकता है, जिससे भारत स्वाभाविक हिस्सेदार होगा। दोस्तों यहाँ राष्ट्रवादी गर्व की बात भी बिल्कुल साफ है। भारत ने दिखा दिया है कि वो जवाब केवल बयानों से नहीं बल्कि ढांचा बना करके देता है। अब दोस्तों अगर ये हाईवे तय समय के आसपास पूरी क्षमता के साथ में चलना शुरू कर देता है तो इसका असर चरणों में दिखाई देगा। पहले चरण में सीमाई व्यापार और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सुधरेंगे, दूसरे चरण में पूर्वोत्तर के अंदर इन्वेस्टमेंट का आकर्षण बढ़ेगा, तीसरे चरण में भारत आसियान संपर्क ज्यादा व्यावहारिक बनेगा, और चौथे चरण में ये पूरा का पूरा मार्ग जियोपॉलिटिकल संतुलन के लिहाज से एक स्थायी औजार के तौर पर काम करेगा। और दोस्तों यही वह लंबी तस्वीर है जिसे बहुत सारे लोग अभी कम आंक रहे हैं। दोस्तों इस पूरे के पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।